Let us start. So today yesterday we were discussing about something about these commissions. ठीक है ना, कॉन्फ्रेंसेस, आज समिट के बाद हमने यूएनएफसीसी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ा था समथिंग अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीडीएम, व्हाट इज, आज ही हम पढ़ेंगे व्हाट इज सीडीएम, व्हाट इज जेआई, व्हाट इज मिशंस ट्रेडिंग। ओके, so we will discuss all these financial mechanisms, climate change, climate finance। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। एंड देन वी विल deal with sustainable development goals. Now let us start. Yesterday we were doing I think this क्योटो प्रोटोकॉल। ओके, तो क्योटो प्रोटोकॉल जैसे कि हमें पता है कि 1997 में इसका हुआ था, साइन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? क्योटो, जापान में हुआ था। कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हुआ था? दैट वाज इन थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हुआ था, यानी कि 1997 में इसका गठन हुआ था। इट इज ए लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। ये देखो, ठीक है ना, अगर कहीं पेपर में लिखा हुआ रिगार्डिंग क्योटो प्रोटोकॉल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, ठीक है, तो इसमें अगर लिखा हो कि इट इज एस्टैब्लिश्ड एज ए लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन फॉर ऑल कंट्रीज इज ए कैच वर्ड, ठीक है। ओके, या अगर लिखा हो फॉर डेवलपिंग कंट्रीज ओनली, डेवलपिंग कंट्रीज, तो ओनली इज द कैच वर्ड। ये चीजों को देखना है आपने ध्यान से। यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे पूछती है ताकि आपको पता हो कि कहीं ये तो पता है ना कि यूजुअली हम पढ़ लेते हैं यूएनएफसीसी के बारे में, बट वी डिडंट डू कि ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है। तो एप्लीकेबिलिटी के लिए चेक करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो आपको ये भी पता होगा फिर कि क्योटो प्रोटोकॉल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। 2008 में इसका चरण स्टार्ट होना था 2012 तक, और फिर 2013 से चरण इसका स्टार्ट होना था सेकंड कमिटमेंट पीरियड, जो कि 2020 तक चल रहा था, 31 दिसंबर 2020 तक, है ना। ये दो कमिटमेंट पीरियड हमने बनवाए थे कि भैया ये कमिटमेंट पीरियड चलेंगे ये वाले। हमने कहा था कि क्योटो प्रोटोकॉल कब रेटिफाई होके कब आया? 2005 में ये रेटिफाई हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। और इसके बाद हमने कहा था, इससे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का नाम से जाना जाती थी ये यूएनएफसीसी। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी चलती है, साथ में सीएमपी करके एक कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग पार्टीज करके भी हमने एक कॉन्फ्रेंस चलाई। और व्हाट वेयर डिड सीएमपी फर्स्ट हैपेंड? सीएमपी बताइए, ये देखो लिखा ना सीएमपी, मॉन्ट्रियल में, कनाडा में 2005 में सीएमपी 1 होती है। डन, इतना समय लग गया सबको? एवरीवन गुड अप टिल नाउ? नाउ अनदर थिंग अबाउट दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ तक तो सीएमपी 1 है, और अब इसके बाद जितना भी आएगा 2015, 20 तक जितने भी चलेंगे वो सीएमपी चलेंगे 14, ठीक है ना। लेकिन आपको एक और भी बात का ज्ञात होगी कि हमने पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट एग्रीमेंट भी साइन किया था, याद है 2015 में? सबको पता होगा, है ना। 2015 में हमने पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया था, याद रखो। अब हम सीएमपी बोलते थे, इसके बाद हम इसी चीज को सीएमए, कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग अकॉर्ड, ठीक है ना, ये भी बोलेंगे, ठीक है ना। सीएमए 1 भी बोलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए। तो 2015 में अगर हम आएंगे, लेट मी शो यू, अगर मैं 2015 में बात कर रहा हूं तो ये देखो, ठीक है, 2015 में सीएमपी 11 है, सीओपी 21 है, और सीएमए 1 है, ठीक है ना। गुड, क्योंकि 2015 के बाद हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन कर लिया था, तो सीएमए 2016 के बाद, सॉरी 16 के बाद तो हमने सीएमए 1 भी बोलना है इसको। डन 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 अप टिल नाउ?
Okay. Okay, now one thing more that I want to correct here is ये गलती से लिखा गया है मेरे से, मैंने आई थिंक क्लियर किया है इसको नोट्स में, लेकिन ये पुराने नोट्स मैंने अपलोड किए हैं. Let me correct it. The 20th that happened on 2019 was going to be held at this, but it didn't due to some geopolitical circumstances. It happened in Madrid, Spain. Madrid, Spain. Okay. अब कोप 26 नॉर्मली तो होना चाहिए था नवंबर 2020 में, बट ड्यू टू कोविड-19 ये नहीं हो पाया और इसकी डेट आगे कर दी गई. अब ये होना है नवंबर 20 से 21 से बाद, 21 के बाद होगा, नवंबर 21 2021 के बाद होगा ये, और ये मोस्ट प्रोबेबली ग्लासगो यूके में होगा. अभी तक जो इंफॉर्मेशन आई है, दैट इज कोप 26. COP26 will happen in Glasgow, United Kingdom. Okay, चले आगे. Up till now, good. ये चेंज कर लेना, ठीक है. दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये गलत है. यहाँ ये ठीक है, मतलब ये गलत है. दिस इज रॉन्ग. ओके, मैड्रिड स्पेन में हुआ था ये. अच्छा जी, आगे चलते हैं फिर हम क्योटो प्रोटोकॉल के क्रिटिसिज्म करने से पहले लेट अस डू सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग क्योटो प्रोटोकॉल. क्योटो प्रोटोकॉल क्या बोलता है? 2002 में इंडिया ने रेटिफाई किया था, ये आपको पता होना चाहिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ उतना ही पढ़ना है आपने जितना यहाँ पे दिया हुआ है, इससे ज्यादा आपने पढ़ना नहीं है, ठीक है ना. रेटिफाई बोलो. रेटिफाई मतलब अपने संविधान में भी आपको ये लाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मैं इस क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से इंडिया में जितना भी मैंने अपना बोला गया है, जितना भी मेरे को यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज बोलेगी, मेरे को उतना रेटिफाई करना पड़ेगा, मेरे को उतना काम करना पड़ेगा. रेटिफाई करने का मतलब ये होता है. अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स ऑन फरवरी 2005, आपको बता दिया. उसके बाद हम CMP के नाम से भी जानते हैं इसको. और CMP और COP टू डिफरेंट थिंग्स है, बट साथ में चलती हैं, ठीक है. COP और CMP इकट्ठी होती हैं, एक मतलब साथ साथ में कॉन्फ्रेंस चलती है इनकी, ठीक है. अच्छा, USA नेवर रेटिफाइड क्योटो प्रोटोकॉल. रेटिफाई मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए सिग्नेटरी टू क्योटो प्रोटोकॉल, स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है. इसने साइन जरूर किया है बट रेटिफाई नहीं किया. समझ रहे हो, दोनों में बहुत अंतर है. USA नेवर रेटिफाइड क्योटो प्रोटोकॉल एंड कनाडा, I think Russia also, I'm not sure about Russia, but Canada and some other countries, ठीक है ना. I will show you what are the other countries. They withdrew after the second commitment period. 2012 के बाद में क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड कमिटमेंट पीरियड, यानी कि 2013 से लेके 2020 तक साइन होना था, इंडिया कनाडा ने विड्रू कर लिया, मतलब अपना जो नॉमिनेशन है उसको वापस ले लिया है, ठीक है जी. गोल तो आपको बार बार बताऊंगा नहीं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना है और रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैस कंसेंट्रेशन, ठीक है. ओके, व्हाट एल्स. अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल में बोला गया था, एग्जैक्ट फिगर अगर आपको चाहिए तो बोला गया था कि इट एम्ड एट कट इमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस अक्रॉस द डेवलप्ड वर्ल्ड. लिखो, ये इंपॉर्टेंट बात है. जब मैंने आपको कल करवाया था क्योटो प्रोटोकॉल, दैट इज इट इज ए लीगली नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट, ठीक है ना, कि सबके ऊपर एक जैसा ये नहीं लगता है. ये मैंने कल आपको बताया था, है ना. तो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर ज्यादा सिवियर है, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर कम सिवियर है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं है, उनको ज्यादा प्रोत्साहन देता है, ठीक है जी. चले आगे. ओके, तो क्योटो प्रोटोकॉल एम्स टू कट एमिशन. हेलो बलजीत, हेलो गुरप्रीत, हेलो आरती. तो ग्लोबल प्रोटोकॉल जो क्योटो प्रोटोकॉल एम्स टू कट एमिशन ऑफ GHGs
across developed world by 5.2% above the बाय 2012 विद किसको कंपेयर करना है 1990 लेवल से। तो 1990 के दशक में या 1990 के लेवल्स में अगर आप देखो कि 1990 में कितना हम पोल्यूशन कर रहे थे, कितनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे थे, उसको पीक मान के चलना, उसको हमने बेस ईयर मान के चलना, उसको हमने अगर आप बोलो तो 1 मान के चलना है, और उसके बाद देखना है कि वो एक से अगर उसको मानते हैं तो उससे कितनी परसेंट हमने कम किया। तो हमने बोला था कि 5% ग्लोबली जो है हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं सारे के सारे, वो कम कर देंगी अपनी की 5%। एग्जैक्ट फिगर इज 5.2%। ठीक है ना। तो 5.2% बाय 2012 कंपेयर टू 1990 लेवल्स। तो एक ये इनकी कमिटमेंट थी क्योटो प्रोटोकॉल में। किसके ऊपर कमिटमेंट थी ये? डेवलप्ड नेशंस के ऊपर। ठीक है। अब डेवलप्ड नेशंस को इसने कैटेगराइज किया है, वो हम पढ़ेंगे किस तरह से कैटेगराइज किया है। लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द डेवलप्ड नेशंस, इसको किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पे दिया होगा, लेट मी चेक। या if you're seeing this thing classification to the parties and their commitment, तो क्योटो प्रोटोकॉल ने क्या किया कि 3 तरह से पूरे कंट्रीज, ग्लोबल में जितने भी कंट्रीज हैं, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। नेक्स्ट 1 स्टेट्स, नेक्स्ट 2 स्टेट्स एंड नेक्स्ट B स्टेट्स। गुड। 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एनेक्स 1 में कौन कौन से आते थे? सारे कंट्रीज आते थे जो कि OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन, जो कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के मेंबर्स हैं, ऑल OECD मेंबर्स। दैट इंक्लूड्स डेवलप्ड कंट्रीज लाइक USA, UK, USA, फ्रांस एक्स्ट्रा, ये सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज हो गए, है ना। USA हो गया साथ में, कनाडा हो गया साथ में। तो ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज प्लस इकोनॉमिक्स इन ट्रांजिशन, EIT। अरे ये एक नया तरह से क्लासिफिकेशन करने का तरीका। देखो हम पहले तो 2 तरह से कंट्रीज मानते थे कि एक तो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, एक डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, है ना। 2 तरह से कंट्रीज मानते थे हम। लेकिन अब हमारे पास बहुत, इन दोनों के बीच में जो है उनको बोलते हैं इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। डेवलपिंग के पीछे है वो है लीस्ट डेवलपमेंट, डेवलप्ड, डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, सॉरी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो इस तरह से अब एक स्केल बन गया है। डेवलप्ड कंट्रीज है, उसके बाद थोड़ा सा अगर मतलब अगर हम बोलें कि डेवलपिंग कंट्री से ऊपर और डेवलप्ड कंट्री से नीचे एक ट्रांजिशन आती है, उसको बोलते हैं इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। मतलब जिनका भी इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं है, लेकिन पॉवर्टी लेवल उनका कम है, पॉपुलेशन उनकी कम है और रिसोर्सेज उनके पास ज्यादा है, तो हम उनको इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन बोलते हैं। लाइक यूक्रेन, लाइक टर्की, है ना। और मोस्टली बाल्टिक स्टेट्स जो है सारी के सारी, लिथुआनिया, रोमानिया, बाल्टिक स्टेट्स जो सारे के सारे हैं, दे कम अंडर इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। ठीक है। और डेवलप कंट्रीज पता है, जैसे लाइक इंडिया हो गया, लाइक अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, है ना। और लीस्ट डेवलप कंट्रीज में कौन कौन से आएंगे? इसमें आते हैं आपका अफ्रीकन कंट्रीज हो गए सारे के, कॉन्गो हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, साउथ सुडान हो गया, इथियोपिया हो गया, ये सारे कंट्रीज आएंगे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में। गुड अप टिल नाउ। ठीक है। तो नेक्स्ट 1 कंट्रीज यानी कि नेक्स्ट 1 स्टेट्स में कौन कौन आएगा? डेवलप्ड प्लस इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। लग गई समझ गाइस? डन। तो इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन प्लस डेवलप्ड कंट्रीज आएंगे आपके नेक्स्ट 1 स्टेट्स में। ठीक है ना। नेक्स्ट 2 स्टेट्स में और हमने कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, डेवलप्ड कंट्रीज ओनली, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज ओनली आएंगे नेक्स्ट 2 में। ठीक है ना। मतलब एक तरह से नेक्स्ट 1 का ही सब पार्ट है नेक्स्ट 2 कंट्रीज, बट नेक्स्ट 2 कंट्री में सिर्फ वही आएंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज है, इकोनॉमिक्स इन ट्रांजिशन नहीं आएंगे। दैट वी विल नॉट इंक्लूड यूक्रेन, टर्की, लिथुआनिया, बाल्टिक स्टेट्स सारे के सारे, वो यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है जी। दीज कंट्रीज विल नॉट कम अंडर नेक्स्ट 2। ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट B स्टेट्स? नेक्स्ट B states are next 1 part is with second. Okay.
Next one, parties with first or second round commitment gas emission target the first round. Okay, wait. There is some issue. बेटा आवाज सुनाई दे रही है? हेलो? 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 ओके, आवाज सुनाई दे रही फिर बच्चों? ठीक है, ठीक है, ठीक है। Just a sec. I'm trying to pull out something. एक मिनट बस मेरे को। हेलो हेलो सुमित, ठीक है। तो हम जो एनेक्स बी कंट्रीज पढ़ रहे थे अभी, इसमें मोस्टली आएंगे हमारे, लेट मी, एक मिनट। There is some issue, actually. Wait. इसको 2 मिनट वेट कर लो, मैं चेक करके बताऊंगा इसके बारे में। आई थिंक देर इज सम इशू विद द थिंग दैट आर रिटन ओवर हियर। ओके, लेट मी चेक। ओके, so let us start by next week countries. Let me check the official website. Just a second. ओके। तो ये मैं जो अभी बात करने जा रहा हूँ, ये है नेक्स्ट बी कंट्रीज के। द कंट्रीज इन दिस कैटेगरीज आर नेक्स्ट वन कंट्रीज हु हैव फर्स्ट और सेकंड राउंड क्योटो। अच्छा, ठीक है, गुड। तो ये जो इसके बाद कंट्रीज हैं, इसने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया एक्चुअली। आई थॉट कि ये वाला चीज है ना जो अभी, वेट लेट मी शो यू। दीज आर नेक्स्ट वन पार्टीज, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्चर 1 के ही 2 पार्ट हैं फर्दर सब, ठीक है ना। अनेक्स 2 कंट्रीज एंड अनेक्स बी कंट्रीज। अनेक्स बी कंट्रीज वो कंट्रीज माने जाएंगे जो अनेक्स 1 का हिस्सा है,
और जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड राउंड ऑफ क्योटो गैस टारगेट्स को चुन लिया है और वहां पे अचीव कर लिया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट राउंड टारगेट्स अप्लाई कितने तक करने थे, 2008 से 12 तक आपको अप्लाई करना था फर्स्ट टारगेट, और 13 से लाके 2020 तक करना था सेकंड टारगेट। तो ये नेक्स्ट वन के ही सब पार्ट है नेक्स्ट बी कंट्रीज, ठीक है ना। डन। इसके बाद आएंगे एलडीसी कंट्रीज, यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड नॉन एनेक्स कंट्रीज। ये दो कैटेगरीज और आएंगी। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो आप कौन होएगा, जो बहुत ज्यादा पुअर कंट्रीज हैं। टोटल 49 मेंबर्स कंट्रीज हैं दैट कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है जी। इसको स्पेशल स्टेटस एक तरह से दिया जाता है, और इनको क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत सारा फंडिंग आती है, क्लाइमेट चेंज डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा फंडिंग आती है। इसके बाद आते हैं नॉन एनेक्स कंट्रीज, पार्टीज या कंट्रीज दैट आर नॉट लिस्टेड इन एनेक्स 1 दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लो इनकम डेवलप्ड कंट्रीज। तो दे आर कम अंडर लो इनकम डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज, सॉरी। तो डेवलप्ड इंडिया इज अ टाइप ऑफ नॉन एनेक्स कंट्रीज। ओके, डन। अप टिल नाउ इट्स क्लियर। 5 तरह की क्लासिफिकेशन हमारे पास की गई है टू इवॉल्व आउट दिस थिंग। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड टू शो यू, ये देखो लिखा होगा यहाँ पे मैंने, ये देखो नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज, नो बाइंडिंग टारगेट्स टू रिड्यूस जीएचजीस। दोनों में लीस्ट डेवलप और नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज में कोई भी टारगेट नहीं दिया गया है, ठीक है ना, कि आप कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं दिया गया। बाइंडिंग टारगेट कहां तक दिए गए हैं, बाइंडिंग टारगेट आपको दिए गए हैं यहां तक, इन तीनों में, 1, 2 और तीनों, एनेक्स 1, एनेक्स 2 एंड एनेक्स बी। तो कभी और आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है एनेक्स 1, 2, 3 करके, और बोला जा सकता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग हैव गॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स। तो ये तीनों कंट्रीज में, जितने भी कंट्रीज आते हैं तीनों ग्रुपिंग्स में, दे ऑल आर अंडर बाइंडिंग एग्रीमेंट। डन। ओके, सो अप टिल नाउ इट इज क्लियर नाउ, है ना। तो वी हैव डन कंट्रीज आल्सो। नाउ ये हमने पढ़ा अभी तक कि यूएसए ने रेटिफाई नहीं किया, कनाडा ने सेकंड कमिटमेंट पीरियड से विड्रू कर लिया था, पहले ही विड्रू कर लिया था, और मोस्टली इसके क्या क्या है। इट इज द ओनली ग्लोबल ट्रीटी विद बाइंडिंग लिमिट्स ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये पहली ऐसी ट्रीटी मानी गई है जहां पे बाइंडिंग एक एग्रीमेंट दिया गया है। नाउ इसमें एक चीज आती है सीडीआर। व्हाट इज सीडीआर? इसमें जो मेजर प्रिंसिपल है क्योटो प्रोटोकॉल की, जो आत्मा है अगर हम बात करें, वो है जो इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर है वो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये माना गया है कि हमारे ऊपर, सभी कंट्रीज के ऊपर, चाहे वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कौन से भी एनेक्स के कंट्रीज हैं या नॉन एनेक्स कंट्रीज हैं, उनकी एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें अपना एनवायरनमेंट को या ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशन है उसको कट करना ही पड़ेगा। देयर इज कोई दो राहें नहीं है उसमें, ठीक है ना। बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे है? देखो, डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850s के बाद ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है ना। इंग्लैंड में तो इससे भी पहले हो चुकी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आप बात करो तो अच्छे से इंडस्ट्रियलाइजेशन इट स्टार्टेड आफ्टर 1947, आफ्टर वी गेन्ड इंडिपेंडेंस, ऑलमोस्ट 100 years लेटर, है ना। तो अगर हम ये इस हिसाब से चलते हैं तो इन्होंने ज्यादा टाइम, डोंट यू थिंक इन्होंने ज्यादा टाइम जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, और उसके कारण ज्यादा टाइम इन्होंने पोल्यूशन ज्यादा कॉज किया है एज कंपेयर टू अ रिसेंटली डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया।
है ना, रिसेंटली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री लाइक इंडिया, है ना। तो अगर आप दोनों को सेम तराजू में तोलोगे तो ये ज्यादा भारी नहीं लग रहा आपको कि भैया ये क्या 100 साल पहले तो इन्होंने, इनके 100 साल तक तो हमारे पास कोई इवन 92 के बाद हमने ढंग से इसके ऊपर क्वेश्चन शुरू किया है, इसके ऊपर एम्फोसिस शुरू किया है। अभी हमारे पास सिर्फ 50 ईयर्स ही हुए हैं आजादी हुए, उस टाइम पे 50 ईयर ही हुए थे जब आजाद हुआ था इंडिया। तो हमारे पास इंडिया को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, एक 150 साल पुराने अगर इंडस्ट्रियलाइज नेशन की बात करें जो 150 साल से इंडस्ट्रियलाइज्ड है, उसको आप 50 ईयर से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है उससे कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला गया कि ये डेवलप्ड कंट्री है, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, इनको ज्यादा हमें तवज्जो देना पड़ेगा, इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, इनको फिर आगे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टुवर्ड्स टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। ओके, तो इन्होंने, इनको ये क्योटो प्रोटोकॉल में सबसे बढ़िया बात, और इसीलिए इसको मोर डेवलप्ड बात बोला जाता है, बहुत अच्छा बोला जाता है क्योटो प्रोटोकॉल को, क्योंकि इसने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी कॉमन है बट डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड क्या है कि भैया इंडिया और चाइना देवर रिसेंटली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उतने लेवल की नहीं बनती जितने की यूके यूएसए कंट्रीज की है, जो कि इतने देर से वो पोल्यूशन कर पॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो सीबीडीआर जो है हमारे पास, जहाँ सीबीडी जिसको बोलते हैं हम, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे डिवाइड्स कंट्री इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है, जो कि बिगेस्ट पोल्यूटर डेवलप्ड कंट्रीज आर लाइक यूएसए, यूके, फ्रांस, जापान, रशिया एक्स्ट्रा। दे आर पोल्यूटिंग द अर्थ सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो रेवोल्यूशन के दौरान से ये इसको गंदा करते आ रहे हैं, ठीक है। और रिसेंटली सेकंड कैटेगरी बनाएंगे, रिसेंटली पोल्यूटिंग डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, सारे बेसिक कंट्रीज, बेसिक मतलब ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया एंड ब्राजील, इंडिया, साउथ अमेरिका, चाइना, ठीक है ना, बेसिकली दीज कंट्रीज, ठीक है ना, ब्राजील, इंडिया, चाइना एंड साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, सॉरी। तो ये सारे कंट्रीज जो रिसेंटली डेवलप्ड कंट्रीज हैं या रिसेंटली उन्होंने पोल्यूशन करना स्टार्ट किया है 1950 के बाद से, तो ये इनकी डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी कि ज्यादा मॉरल ड्यूटी किसकी बनती है, ज्यादा कंट्रीब्यूट करना डेवलप्ड कंट्रीज। इसी कारणवश क्योटो प्रोटोकॉल ज्यादा एक तरफा है, मतलब एक क्या कहते हैं हमारे पास जो कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके ऊपर ज्यादा तौर से सिवियर है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ओके, must contribute to reduce greenhouse gases. They must accept to a certain binding limits on greenhouse gases. इसीलिए जो बाइंडिंग एग्रीमेंट है वो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर ज्यादा है और दूसरे कंट्रीज के ऊपर कम है, ठीक है जी। डन, ओके, डन अप टिल नाउ। हमने नेक्स्ट 1 और 2 कंट्रीज भी कर दी। लेट मी क्लियर दिस आउट फॉर यू गाइस। ओके, गुड। So we have done this, these are the next 1 and 2 parties, ठीक है ना। कौन कौन से है देख लो। नॉन अनेक्स कंट्रीज में इंडिया भी आता है, देखो मेजोरिटी में, चाइना भी आता है, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबियन पेनिनसुला भी आता है, सारा अफ्रीका भी आता है, मैक्सिको भी आता है। गुड, तो आर वी क्लियर विद दिस टर्मिनोलॉजी नाउ? गुड, चलिए फिर हम बात करते हैं दोनों कमिटमेंट पीरियड में। जो भी हमारे पास 2 कमिटमेंट पीरियड थे, उन्होंने अपने बाइंडिंग एग्रीमेंट हैं, ठीक है ना, फॉर डेवलप्ड कंट्रीज ओनली, ठीक है, टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है। और अगर ये चीजें नहीं करते हैं तो यस देयर इज ए चांस ऑफ पेनल्टी आल्सो। अगर कोई डेवलप्ड कंट्रीज है और उसने सिग्नेटरी किया है और सिग्नेचर किया है और रेटिफाई भी किया है, अगर वो रेटिफाई करता है जितने भी क्योटो प्रोटोकॉल को, अगर वो नहीं अपना टारगेट मीट कर पाता तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी।
ठीक है ना। पेनल्टी क्या लगेगी, जितने भी उसके जितने अगर 100 अगर मैं बात करूंगा इसके बाद क्या पेनल्टी लगेगी, किस तरह से लगेगी, वो हम आगे जाके बात करते हैं, अभी रुक जाओ। कनाडा ने विड्रू कर लिया था, जापान, न्यूजीलैंड एंड रशिया ने पार्टिसिपेट किया था, दे रेटिफाइड आल्सो फर्स्ट राउंड में, बट सेकंड राउंड में इन्होंने पार्टिसिपेट कोई कमिटमेंट नहीं की थी। ठीक है, तो अगर आप बात करो न्यूजीलैंड की, रशिया की, जापान की, तो ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। कनाडा की अगर ये बात करते हैं तो सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएसए भी इसका पार्ट नहीं है, तो मेजोरिटी तो हमारे पास पार्ट है ही नहीं। जो मेजोरली कंट्रीब्यूट करते हैं दे आर नॉट पार्ट, एमिशंस को वो पार्ट है ही नहीं क्योटो प्रोटोकॉल के। ये इसके बाद में हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म के बारे में भी। तो क्रिटिसिज्म अगर कोई पूछता आपको, व्हाट क्रिटिकली इवैल्यूएट द क्योटो प्रोटोकॉल एंड इट्स ramifications फॉर क्लाइमेट चेंज, तो हम उसमें बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे दोहा अमेंडमेंट की बात हो रही है, ये क्या है अभी भी हम बात करते हैं। दोहा अमेंडमेंट कुछ नहीं है, सेकंड कमिटमेंट पीरियड जो दोहा में स्टार्ट हुआ था, वहां पे एग्रीमेंट हुआ था, तो वहां पे हम जो भी एग्रीमेंट साइन हुआ था, सेकंड कमिटमेंट पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, तो हम उसको बोलते हैं दोहा अमेंडमेंट। ठीक है, ओके, व्हाट एल्स। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में कौन कौन सी गैसेस आती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल एमिशन टारगेट्स। ठीक है ना, कौन कौन सी गैसेस हैं, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी हेक्साफ्लोराइड, HCS एंड PFCs। इसके अलावा कौन सी गैस है जो इंक्लूडेड नहीं है इस लिस्ट में, बट इट इज ए ग्रीन हाउस गैस। बताइए। जो ग्रीन हाउस गैस है, ओके, गुड हरसिमरन, व्हाट एल्स। सबसे कॉमन गैस जो मिस कर रहे हो आप, बड़ा पड़ा उसके बारे में। वेरी गुड हरमन, ओजोन, वेरी गुड। वन मोर, वन थिंग इज मोर। बहुत बढ़िया कोमल, यस, वाटर वेपर, पावरफुल ग्रीन हाउस गैस, याद नहीं हमने पढ़ा था। तो ये चीजें इंक्लूड नहीं है, नॉट CFCs, नॉट ओजोन, नॉट वाटर वेपर। कई बार पेपर में डाल सकते हैं, which of the following are important Kyoto gases included under emission reductions targets in Kyoto Protocol। तो ये सारी देख लो, CCl4 भी नहीं है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो these are major greenhouse gases, okay, which are not included under Kyoto Protocol। ठीक है, ओके, मूविंग फर्दर। इसके बाद हमने पढ़ना है कॉमन पर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लिया। अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल एक बहुत बढ़िया चीज़ है। क्यों क्योटो प्रोटोकॉल बढ़िया चीज़ इसलिए थी क्योंकि ये CBDR को फॉलो करती थी। व्हाट इज दैट, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये ध्यान में रखती थी कि जो बेचारे अभी के लिए लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं और नॉन एनेक्स कंट्रीज है, उनके ऊपर हम बर्डन ना डाल दें कि उनको भी बोले कि आप भी उतना ही कंट्रीब्यूट करो जितना कि एक डेवलप्ड कंट्रीज कर रहा है। ठीक है ना, तो डेवलप कंट्रीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि उनके ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन वो काफी टाइम से पोल्यूट कर रहे हैं, तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर मोर देन रिसेंटली जो पोल्यूट करना स्टार्ट किया है, लाइक इंडिया, लाइक चाइना, लाइक ब्राजील। ठीक है ना, तो ये इसके लिए बहुत हिट चला, एक काम ये था, ये आप उसका
ये भी लिख सकते हो कि क्योटो प्रोटोकॉल के क्या फायदे थे। तो फर्स्ट थिंग था टू एक्नॉलेज CBDR प्रिंसिपल। सेकंड वाज ये करना, क्या कहते हैं, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट करना, ठीक है ना। एंड थर्ड था पेनल्टीज लगाना, अगर आपने नहीं काम किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। पेनल्टीज कैसे लगाता था हम देखेंगे। और फोर्थ बात, ये एक फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल मैकेनिज्म लेके आते हैं। ये क्या चीज है फाइनेंशियल मैकेनिज्म, ठीक है ना, मतलब कार्बन के ट्रेडिंग का फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कार्बन ट्रेडिंग, एंड वी हैव ऑलरेडी डिड दैट ऑलरेडी। ठीक है, याद है हमने पढ़ा था कार्बन ऑफसेट, कार्बन टैक्स, कार्बन इमिशंस। ठीक है ना। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसी का है, आगे वाला पार्ट है थोड़ा सा। ठीक है ना, कैसे वो अभी बताता हूं मैं। तो ये 3 प्रोग्राम लेके आता है, कार्बन फ्लेक्सिबल क्योटो क्योटो फ्लेक्सिबल मार्केट प्रोटोकॉल्स। कौन कौन से हैं? 3 इसके हिस्से क्या हैं? एक है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एक है मिशंस ट्रेडिंग, एक है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, डन। ये 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिशंस ट्रेडिंग। याद है मिशंस ट्रेडिंग क्या कहता है? मिशंस ट्रेडिंग बोलता है, मिशंस ट्रेडिंग, मिशन किसकी ट्रेड कर रहे हैं? कार्बन इमिशन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। कहता है कि अगर कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, ठीक है ना, इट कैन बी एनी कंट्री, इट कैन बी डेवलप्ड कंट्री, इट कैन बी नॉन डेवलप्ड कंट्री। ओके ओके, तो इन दोनों को ना, ये दोनों कंट्रीज को हमने असाइन करने हैं असाइंड यूनिट्स। ठीक है ना, असाइन अडेप्टिव यूनिट्स। हम बात करेंगे AAUs क्या होते हैं। AAUs का मतलब है कि दोनों कंट्रीज को उनके साइज के हिसाब से हमने, सपोज ये कंट्री बहुत बड़ा तो इसको हमने 100 मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने का मौका दिया। ठीक है ना, इसको लीगली ये कर सकता है हर साल इतना। ठीक है ना, लीगली ये कर सकता है, इतने एमिट कर सकता है। और एक कंट्री बी है, उसका साइज थोड़ा छोटा है, तो हमने उसको बोला कि आप 500 तक लीगली कर सकते हो, 500 मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकते हो अपना। इसको बोला जाता है असोर्टेड असाइंड यूनिट्स। ठीक है ना, AAUs। ठीक है, तो ये आप लीगली एमिट कर सकते हो। ठीक है ना, ये आपको लीगली है। वो पंगा कहां पड़ा कि सपोज इसने 1200 मैट्रिक टन कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को इमिशन, और इसने 300 ही किया सिर्फ मैट्रिक टन, क्योंकि इसका साइज छोटा है या ये ज्यादा डेवलप्ड है मान लो। ठीक है ना, इसका ज्यादा है। तो अब ये कंट्रीज क्या करेंगे, ये इसको पैसा देंगे कि भाई आप हमें 200 मैट्रिक टन कार्बन, ठीक है, का उधार दे दो, क्रेडिट दे दो। ठीक है ना, हम आपको ऊपर फाइनेंस कर देते हैं, आपको आपको खरीद लेते हैं, आपसे पैसे दे के हम खरीद लेते हैं। समझ लगी? यहां पे हमने ऑफसेट नहीं किया है। समझ लो ऑफसेट का क्या मतलब होता है? मैं यहाँ पे कोई कंट्री प्रोजेक्ट नहीं लगा रहा है यहाँ पे जाके। ठीक है, मैं यहाँ पे पानी का या सोलर पावर सेल का कोई या गैस चैनल का कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके असाइंड यूनिट्स जो हैं, इसके 200 पास बढ़ गए थे इसने, और इसके 200 कम हो गए थे, मतलब इसके 200 बढ़ गए थे और इसके 200 कम हो गए थे माइनस। तो ये बेचारा इसको पैसे दे के अपना चीजें भी बेच सकता है। तो ये हुआ कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन एमिशन ट्रेडिंग। ठीक है ना, लगी बात समझ? ये देखो, एक मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, लुक एट दिस, असाइंड अमाउंट यूनिट। ठीक है, ये दोनों एडवांस कंट्री दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है ना, दोनों एडवांस कंट्रीज हैं, कंट्री ए कंट्री बी। इसका ज्यादा हो गया, नॉर्मली इसका था 1000, इसका 1200 हो गया। ठीक है, इसका था 500,
असाइंड यूनिट डिपेंडिंग अपॉन इसकी साइज, इतनी पॉपुलेशन कितनी है उसके हिसाब से। अब इसने सिर्फ 300 से गुजारा कर लिया तो इसने 200 इसको बेच दिए, सिर्फ बेचेगा, समझ रहे हो, बनाएगा नहीं। तो एमिशन ट्रेडिंग इज बिटवीन एडवांस्ड कंट्रीज, यानी कि एनेक्स कंट्रीज, एनेक्स टू कंट्रीज, ठीक है। इसके बाद आता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। व्हाट इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म? यस 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 हरसिमरन, वेरी गुड। क्यों करना है इनके लिए जरूरी है? बिकॉज दे वांट टू एस्केप पेनल्टीज, ठीक है। अगर ये नहीं करते हैं तो जो 200 है, 200 ऊपर था ना, 200 लेवल उसका ऊपर था कंट्री ए का, 200 यूनिट उसके मैट्रिक टन ज्यादा खाली थी, तो अगली बारी इसका 60 और अगली बार इसका 1/3 हिस्सा और जुड़ जाएगा। 1/3 मतलब अप्रोक्सीमेटली 60 लगा लो, ठीक है ना। तो यानी कि अगली बार उसको अगले साल 260 मैट्रिक टन करना पड़ेगा, तो 60 उसका क्या लगी? पेनल्टी लगी, समझ, ठीक है। तो पेनल्टी कैसे डिटरमाइन की जाती है? जितना भी आपका असाइंड यूनिट थे उससे ज्यादा कितने आए, 200 मैट्रिक टन याद आए कंट्री ए के लिए, उसका 1/3 हिस्सा आपको अगले टाइम पेनल्टी पड़ेगा, यानी कि 33% पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर आप करते हो तो डेट कम 66.67%, आई थिंक, है ना, यस इट इज 6.67%, है ना। तो इतने मैट्रिक टन ये क्या बन गई? मैट्रिक टन ये बन गई पेनल्टी, ठीक है जी। यानी कि अगली बार आपको, अगले साल आपको 200 टू 66.67 मैट्रिक टन और देना पड़ेगा अगर आप नहीं करते हो तो। अगर उसके साल अगले आगे साल करते हो फिर इसका 1/3 हो जाएगा, फिर इसका 1/3 हो जाएगा, ऐड होते रहेंगे इसी तरह से। डन, ओके, गुड। तो ये जो हमने पढ़ा एमिशंस ट्रेडिंग वाला कंसेप्ट, ठीक है। एमिशंस ट्रेडिंग वाला कंसेप्ट क्या है? दोनों ही कंट्रीज एडवांस्ड हैं, ए कंट्री भी एडवांस है, बी कंट्री भी एडवांस्ड है, पर इसका ज्यादा था इसका कम था, इसने इसको दे दिया और इसने इसको पैसे दे दिए। डन, अप टिल नाउ इट्स क्लियर। इट इज नोन एज कार्बन एमिशन ट्रेडिंग, ठीक है। अब सिंपल इसी चीज पे नहीं निर्भर करेगा, ठीक है ना, कि अब भाई मेरे को 200 कम है आपका 200 ज्यादा है, ऐसा नहीं होगा, सिंपल ट्रांसैक्शन नहीं होगी। इन्होंने क्या किया, अब एक एक्सचेंज खोल दी, एक्सचेंज खोल दी। एक्सचेंज खोलने का क्या काम है? जैसे आपने सट्टा बाजार में पैसे लगाते हो या दलाल स्ट्रीट में जाके आप मार्केट या शेयर खरीदते हो, कार्बन को इसने शेयर कर दिया, कार्बन को इसने शेयर के रूप में कमोडिटी बना दिया एक तरह से, ठीक है ना, कि भैया मेरे पास 200 मैट्रिक टन का है, कोई बंदा मेरे को 1 करोड़ रुपया दे रहा है इसका, एक कंट्री, ठीक है ना। लेकिन आपको पता लगा कि एक कंट्री को बहुत जल्दी जरूरत चाहिए, नहीं तो उसको 1/3 पेनल्टी पड़ जाएगी, वो इसको 2 करोड़ में खरीदने के लिए भी फायदा तैयार हो गया, ठीक है ना, 2 करोड़ में। तो ये कंट्री को तो फायदा हो जाएगा ना, कंट्री बी को, क्योंकि कहाँ उसको 1 करोड़ मिलना था, अब उसको 2 करोड़ मिल रहे हैं उसी यूनिट्स के लिए, तो कंट्री को फायदा हो रहा है। तो ये कार्बन एक्सचेंज के थ्रू हम कार्बन ये भी कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो ये क्यों था? फाइनेंशियल इंसेंटिव देने के लिए, एक तरह से फाइनेंशियली वायबल करने के लिए, इसके लिए, ठीक है ना। कितना ये सक्सेसफुल हुआ वो अलग बात है, बट ये बरूद है कि ये अच्छी चीज थी एक तरह से करने के लिए। समझ लग गया मिशन ट्रेडिंग। सेकंड आता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, इसमें एक एडवांस कंट्री है जो यहाँ डेवलप्ड कंट्री है और एक डेवलपिंग कंट्री है बी। हुआ क्या कि ये कंट्री को अगेन 200 का 200 ज्यादा यूनिट इसने अपने असाइंड यूनिट से ज्यादा कर लिया, तो ऑप्शन बी इसके पास आती है, या तो इसके पहले ये खरीद ले यहां से, ठीक है ना, एमिशन ट्रेड कर ले। अगर उसको ये महंगा पड़ रहा है एमिशन ट्रेडिंग, तो वो क्या काम कर सकता है, उसको बाद क्या कर सकता है, कंट्री ये सेकंड काम कर सकता है, सेकंड ऑप्शन कर सकता है सीडीएम की,
यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की। इसमें ये क्या करेगा, ये कहता है कि चलो मैं यहाँ से क्यों खरीदूं, ये तो बहुत महंगा मिल रहा है मेरे को। मैं क्या करता हूँ, मैं कोई डेवलप्ड कंट्री चुनता हूँ, कोई लीस्ट डेवलप कंट्री चुनता हूँ, वहां पे कोई मैं प्रोजेक्ट खोल देता हूँ, लाइक सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट मैं कर देता हूँ, फंड कर देता हूँ, या कर देता हूँ वहां पे आ, कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लेके आता हूँ विदाउट मैं अपना कोई पैसा वहां से कमाए, वहां पे दे देता हूँ, गुडविल बना लेता हूँ, है ना। तो ये वाले प्रोजेक्ट यहाँ पे सेटअप करता हूँ। ठीक है, अब मैंने पैसे लगाए, ठीक है, उतने नहीं लगेंगे जितनी मैं यहाँ पे लगा रहा था, ठीक है ना। बट मैंने क्या किया, एमिशन प्रोजेक्ट में कोई भी पैसा लगा दिया डेवलप्ड कंट्री में, ठीक है ना, डेवलप्ड कंट्री में। अब इसके बाद कोई वहां पे मेरे पास एमिशन रिडक्शन हुए होंगे। अगर मैंने सोलर पावर प्लांट लगाया तो वहां भी बिजली खत्म हुई होगी, बिजली की खपत कम हुई होगी, और उसके बाद क्या हुआ होगा कि जो थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट है उसमें कम कोयला लगाएगा, कम कोयला लगेगा तो कम कोयले की खपत होगी, तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस और कम होगी, ठीक है ना। इसके बाद हम बोलेंगे सर्टिफाइड एमिशंस रिडक्शन, यानी कि सर्टिफाई करेगी कोई थर्ड पार्टी आके कि भाई ठीक है आपने ये काम किया और इसके कारणवश ये फलसफा इतनी कार्बन कम हुई। कोई थर्ड पार्टी आके, इंडिपेंडेंट पार्टी आपका ये सर्टिफिकेट देगी आपको, ठीक है। और इसके बाद आपको 200 कार्बन क्रेडिट्स मिल जाएंगे, यानी कि 200 मेट्रिक टन कार्बन के क्रेडिट्स मिल जाएंगे। समझ गए, ये सेकंड ऑप्शन। ओके, फर्स्ट वाली बता दी आपको मिशन ट्रेडिंग, सेकंड वाली बता दी आपको क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। थर्ड क्या है, ये भी एडवांस कंट्री के बीच में ही है दोनों में। कि सोचो कि यूएसए नहीं चाहता है कि हम इतनी दूर जाएं इंडिया में, क्या पता वहां पे गवर्नमेंट कैसी है या हमारे पैसे का सही उपयोग करेगी कि या नहीं करेगी। तो हम एक नई चीज कर सकते हैं, कनाडा, यूएसए क्या करेगा कि चलो मैं कनाडा में अपने पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, वहां पे ये मिशन ट्राई कर लेता हूँ, वहां पे कोई प्रोजेक्ट बना देता हूँ कंट्री बी में, एडवांस कंट्री में, कनाडा में। अगर और देखो तो वैसे ऐसे यूएसए या कनाडा अगर बोले कि यूएसए में मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर लेता हूँ जिससे कि मिशन रिडक्शन होएगा, तो आप यहाँ पे जो आपको यहाँ पे कमाओगे उसको बोला जाएगा एमिशन रिडक्शन यूनिट्स, एमिशन रिडक्शन यूनिट्स, ठीक है, डन। सेम है, अगर आप ये दोनों चीजें सेम है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस एक अंतर है, इसमें एक कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री में अगर आप सेट करते हो तो आप बोलोगे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, अगर आप उसको एक प्रोजेक्ट को दूसरे एडवांस कंट्री में सेटअप करते हो तो वी विल कॉल दैट एज एमिशन रिडक्शन यूनिट। गुड अप टिल नाउ? नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू वन इन ए शॉर्टर वे, ठीक है। तो हमारे पास 3 डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, हमने पढ़े एमिशन ट्रेडिंग, ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। 3 हमारे पास मैकेनिज्म आ गया ऐसे करके, ठीक है। एमिशन ट्रेडिंग किस किस के बीच में हो सकती है बताओ? एमिशन ट्रेडिंग 2 डेवलप कंट्रीज के बीच में होगी, ठीक है ना, क्योंकि वही एक में ज्यादा होंगे तो एक में कम होंगे, है ना, डेवलप कंट्रीज के बीच में आएगी। ये भी किसके बीच में आएगी? डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में आएगी, ठीक है। ये किस किस के बीच में आएगी? डेवलप्ड प्लस डेवलपिंग, ठीक है, सीडीएम। अच्छा, जो यहां से इसके पास सरप्लस बचता है एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ बेच सकता है एक्सचेंज रेट से, ठीक है ना, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? कार्बन एमिशन ट्रेडिंग, सीईटी, ठीक है ना। क्या बेचेगा? असाइंड अमाउंट यूनिट्स, एएयू। क्या बेच रहा है वो? अपने असाइंड अमाउंट यूनिट्स, जितना उसको असाइन किया गया था बस वही बेच रहा है, समझ रहे हो। दूसरे में जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में क्या करता है, सॉरी सीडीएम में क्या करता है वो? सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट्स, ठीक है ना, सर्टिफाइड एमिशन ट्रेडिंग या सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन ट्रेडिंग, ठीक है, ये बोलते हैं हम।
जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में हम उसको क्या बोलते हैं, एमिशन रिडक्शन यूनिट्स, ERU। बस नाम ही डिफरेंट है और कुछ नहीं, इनमें फर्क। ठीक है जी, डन। अप टिल नाउ इट्स क्लियर, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, CDM एंड ET। बताइए। ओके, तो वी हैव डन दिस आल्सो। क्योटो प्रोटोकॉल वी हैव डन, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स भी कर लिया हमने। ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार, CRT क्या होता है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, दिस इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब आप ये भी चीजें अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, ओके ओके, this also, this also। कार्बन ट्रेडिंग हमने किया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी हमने 2009 से कार्बन ट्रेडिंग शुरू कर दी है। ठीक है ना, बोली लगा के करना। ऑफसेट ट्रेडिंग क्या होती है, मिशन ट्रेडिंग क्या होती है बता दिया। ऑफसेट ट्रेडिंग होती है अगर आप कहीं पे जाके प्रोजेक्ट लगाते हो तो उसके बाद जहां से वहां पे ऑफसेट बनता है तो आपको क्रेडिट मिलते हैं। ठीक है, सपोज जैसे मैं ऑफसेट करना चाहता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, इंडिया में जाके बहुत ज्यादा एक जमीन खरीदता हूँ। ठीक है ना, जमीन को डेवलप करता हूँ और जमीन में मैं फॉरेस्ट उगा देता हूँ। ठीक है ना, तो मैंने कार्बन स्टॉक बना दिया। ठीक है ना, कार्बन सिक्वेस्टर कर दिया, कार्बन सिंक बना दिया। ठीक है ना, तो ये भी एक तरह से क्या बन जाएगा, मेरा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में आ जाएगा। डन, इसको ऑफसेट ट्रेडिंग बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं फिर। ठीक है जी, चलें आगे। कार्बन टैक्स के बारे में बताया था कि ऑलरेडी इंडिया ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में क्लीन एनर्जी सेस डाली हुई है। ठीक है ना, जिसको बाद में GST ने अबॉलिश कर दिया था 2017 में। और अभी ये GST कंपनसेशन सेस लगती है, कोई भी कोल प्रोडक्शन जितना जहां पे भी कोल लगता है ना वहां पे GST कंपनसेशन सेस लगती है 400 रुपया। ठीक है ना, पहले 50 रुपये होती थी बताओ पर टन के हिसाब से, अब 400 रुपया कर दी गई पर टन। इसी कारणवश आपने देखा होगा कि पंजाब में खास करके जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट है वो 11 रुपए पर यूनिट है ना। कहीं देखा है पर यूनिट किस हिसाब से बढ़े, पहले ये कभी 2 या 3 रुपए पर यूनिट होते थे, है ना। तो ये क्या करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब कोयल का खर्चा बढ़ा दिया भैया, कोयल के ऊपर कंपनसेशन सेस लगा दी 400 रुपया पर टन। ठीक है ना, तो पर टन अगर पहले जो 50 रुपया होती थी वो 8 गुना बढ़ा दी उन्होंने भी, अपने पैसे 8 गुना बढ़ा दिए फिर। ठीक है, तो हम गवर्नमेंट को बोलते रहते हैं, पंजाब गवर्नमेंट को, यार तुम 11 रुपए यूनिट कर दिया, हमारे को तो मार दिया। तो एंड में आम जनता ही सबसे ज्यादा ये ताप झेलती है इसका। ठीक है ना, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के ऊपर डाल देना, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना आम आदमी को मार देना, सीधी सी बात है। लग गई समझ, दिस इज हाउ। अब ये सारा काम नोबल चीजें के लिए कर रहे हैं हम, कि भैया हमें कार्बन टैक्स लगाया, हमने कार्बन प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया है, हमें वो भी सुनना है, उनकी बात भी सुननी है। ठीक है ना, तो हम अपने एमिशन रिडक्शन के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और इसमें एक सियाना बंदा भी आता है फिर, अगर पढ़ा लिखा कोई होगा मिनिस्टर। ठीक है ना, जैसे लाइक केजरीवाल, ही सेड कि चलो ऐसा करते हैं हम, आपका मेन मतलब तो कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना है ना, तो लेट अस डू वन थिंग, आप 200 यूनिट तक फ्री ले लो हमारे से बिजली। ठीक है ना, 200 यूनिट हम जीरो कर देते हैं आपका किराया। ठीक है, 200 यूनिट फ्री, उसके ऊपर अगर आप यूज करोगे तो आप पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो जो लोग अच्छे होते हैं, जो अगर आपको क्लाइमेट चेंज सीरियसली लेना है तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू शुड डू इन एवरी कंट्री, इन एवरी स्टेट आल्सो।
अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा आपका मंत्री बनेगा तो इतना फायदा करवाएगा आपका। वो 200 यूनिट फ्री कर दे तो लोगों ने 200 यूनिट पे ही बिजली करनी शुरू कर दी यूज। समझ रहे हो? ठीक है। तो अब प्रति घर में अगर आप 200 यूनिट ही बरतोगे तो आपका ऊपर जीरो बिल आएगा। तो ऐसा आया और बहुत ज्यादा आया, लोगों ने देखा कि जीरो बिल आ रहे हैं उनके, जहां पे उनके 3-3 4-4 हजार बिल आ रहा था, तो अब उनके 2000 यूनिट आ रहे हैं, तो आपके पास पैसे बच रहे हैं। समझ रहे हो? तो दिस इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव टैक्सेशन। इसको पॉजिटिव या प्रोग्रेसिव पॉजिटिव टैक्सेशन बोलते हैं। मतलब अगर आप किस पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो किसी गवर्नमेंट। रिग्रेसिव टैक्सेशन भी होती है, लाइक जैसे हम पंजाब में देख रहे हैं, पहले 5 थी अब 11 कर दी है, बस मजे लो। चलो आगे करें। जितनी मैं केजरीवाल की बड़ाई करता हूँ ना, दे शुड गिव मी अ टिकट। चलिए आगे चलते हैं। रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ध्यान से देखें, नॉट करेक्ट। ओके। द कार्बन क्रेडिट वाज रेटिफाइड इन कंजक्शन विद क्योटो प्रोटोकॉल, नंबर 1 स्टेटमेंट। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देखो, carbon credits are awarded to countries or groups that have reduced greenhouse gases below their emission quota। ठीक है। ये पढ़ो इसको, तीन चारों ऑप्शन को पढ़ो। लेट मी इसके बाद भी लगाने दो एक बार, पढ़ो इसको और बताइए आंसर क्या है। बताइए क्या आंसर बनता है इसका। लेट मी ऐड व्हाट वाज द फर्स्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी, सी और डी है। ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन बनता है इसका आंसर। कौन सी ऑप्शन बनती है, जल्दी बताइए यार, इतना टाइम थोड़ा लगेगा, जल्दी बताइए। क्या ऑप्शन बनती है आपको, इसमें जो सही नहीं है वो आपको चुनना है। गिव मी रीजन। रीजन रीजन, क्या चीज गलत लगी आपको वहाँ पे? और भी बोलो यार, क्या बात कर रहे हो, इतना टाइम थोड़ा लोगे क्वेश्चन पे। हेलो, कोमल, बलजीत, हरमन, हरसिमरन, सोनाली, सुमन, सारे आंसर आंसर भेजो यार। विकास, उत्तरा, आंसर भेजो जल्दी मेरे को चैट बॉक्स में, जल्दी भेजो। इतना टाइम, इतना टाइम नहीं चलेगा यार। हेलो, वेरी गुड। अभी हमने बात कही है, बिल्कुल सही उत्तर है प्राइसेस की, है ना। तो प्राइसेस आर फ्रीली ट्रेडेड, नॉट फिक्स्ड, फ्रीली ट्रेडेड ऑन द कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट। तो आप कार्बन क्रेडिट्स फ्रीली मार्केट के हिसाब से, यस,
कर सकते हो, और यूएनईपी नहीं ये चूज करता है, ठीक है ना। यूएनईपी ये नहीं करता है, ये कोई भी कमोडिटी मार्केट एक्सचेंज में, जैसे एमसीएक्स इंडिया में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट इंडिया में है, वो तय करेगी, मार्केट मैकेनिज्म तय करेगा, rather than यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो आंसर इज डी। ओके, गुड। बाकी सारे समय लग गए थे ना। कार्बन क्रेडिट सिस्टम क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा है, बिल्कुल सही तो बात है। कार्बन क्रेडिट्स आर अवार्डेड टू कंट्रीज और ग्रुप्स दैट हैव रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने रिड्यूस की है अपनी गैस इमिशन या इमोशन कोटा। द गोल ऑफ कार्बन क्रेडिट इज टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ कार्बन एमिशन कोटा। यस, बिल्कुल सही है। तो आंसर उत्तर इसका बनता, कौन सी ठीक नहीं है? डी ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है जी, गुड। नेवर फिक्स्ड, traded on exchange. Okay, now what else? Hmm. Now what is a criticism of Kyoto Protocol? ठीक है, ठीक है, क्या है इसका जो सबसे ज़्यादा अप्रोच है? सबसे पहले कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्रिटिसिज्म किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम कॉमन मान रहे हैं तो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको बहुत सारे कंट्रीज लाइक इंडिया, लाइक चाइना, इनको क्या किया गया कि इनको बोला गया कि आपके ऊपर कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, तो इनडायरेक्टली हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं ना कि वो अपना मिशन इम्प्रूव करें, मिशन और करें, है ना। तो नंबर वन एक था ये, इसका सबसे बड़ा इशू ये था, ठीक है ना। And it excluded most polluting countries like China and India, which have been since become the world's largest and fourth largest polluter. ठीक है ना, India is now the fourth largest polluter. China is now almost overtaking United States. तीसरा इसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो इशू रहा है, क्रिटिसिज्म रहा है क्योटो प्रोटोकॉल का, वो ये रहा है, यूएसए ने तो रेटिफाई नहीं किया, कनाडा ने फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड के बाद कनाडा ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। और अदर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड हो गया, हमने पढ़ा था, है ना, न्यूजीलैंड, रशिया, ठीक है ना, ये फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड के बाद भाग गए, ठीक है ना। तो इट रिजल्टेड इन द फेलियर ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल सेकंड कमिटमेंट पीरियड, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आएंगी क्रिटिसिज्म ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं फिर हम, बस इतना ही पढ़ना आपके लिए काफी जरूरी है। इसके बाद जो आपको याद करने वाली चीज है वो आपको ये याद करना है, देखो जो इम्पोर्टेंट बातें आई हैं, जो इम्पोर्टेंट आपके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुए हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं पोजनैन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2008 में जो हुई थी, इसमें सबसे पहले अडेप्टेशन की बात होती है, ठीक है, अडेप्टेशन की बात होती है, अडेप्ट करने की बात होती है। इससे पहले एक फंड, ये अडेप्टेशन फंड बनता है स्पेशली इसके लिए, अडेप्टेशन फंड। और अगर हम बात करें, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लाइमेट फंड मैकेनिज्म्स, ठीक है ना, ऑफ यूएनएफसीसी, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे क्लाइमेट फाइनेंस, उसमें अभी आज ही हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अडेप्टेशन। तो ये किस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था या कहाँ पे ये साइन हुआ था डॉक्यूमेंट? सबसे पहले पोजनैन या पोलैंड में जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी 2008 में, ठीक है जी। उसके बाद आती है कोपनहेगन, इसमें कोपनहेगन अकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है इसको, कोपनहेगन में जो हुई थी अकॉर्ड, इसमें क्या किया गया था, इसमें पहली बार बोला गया था लिमिटिंग मैक्सिमम ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू नो मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात कही गई कि हम 2015 में इस चीज को रिव्यू करेंगे कि भाई हमने 2 डिग्री के ऊपर अपना टेम्परेचर, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री के ऊपर से नहीं जाने देना है। और ये भी बात पहली बार कही गई कि इस चीज को दुरुस्त करने के लिए हमें मतलब डेवलप्ड कंट्रीज को क्या करना पड़ेगा, $30 बिलियन फॉर द पीरियड ऑफ 2010 से 12 में कहाँ पे डालने पड़ेंगे? ग्रीन क्लाइमेट फंड, या अगर हम बात करें फंड देना पड़ेगा किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को।
इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन द फॉर्म ऑफ पैसे देने पड़ेंगे, फंड करने पड़ेंगे वहां पे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको। ठीक है जी। और इसके बाद लॉन्ग टर्म हमें उन्होंने बोला कि 100 बिलियन पर ईयर हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा डेवलप्ड कंट्रीज को। कहाँ पे? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज में, ताकि वो क्लाइमेट चेंज को रोक पाए। ये सबसे पहला बात कहाँ कही गई है? ये कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं थी, बट ये पहली बात थी जो बाद में बात हमें पता चलेगा कि ये पेरिस क्लाइमेट चेंज का हिस्सा बनेगी। ठीक है जी, डन। कैनकन उसके बाद आती है, कैनकन जो हुई थी मैक्सिको में 2010 में। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं इसमें बोला जाता है कि भैया जी ये देख लो ना एक बार कि 2 डिग्री से, सबसे पहले 2 डिग्री से तो हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स यानी कि 1850 में जितना इंडस्ट्रियल लेवल में पोल्यूशन था उससे कम करेंगे। पहले 1990 था देखो, उसके बाद अब प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात की गई है, 1850 से पहले की बात की गई है कि उससे लेवल कम किया जाएगा 2 डिग्री। ठीक है ना, प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है ना, एंड टू कंसीडर लोअरिंग मैक्सिमम, कितना हम सोच सकते हैं कि 1.5 डिग्री से हम कम ही रखेंगे। 2 डिग्री से तो कम रखेंगे कि उससे बढ़ने नहीं देना, और 1.5 डिग्री तक हमें लिमिट करना पड़ेगा, ये बात की गई थी। उसके बाद 2011 में जो डेनमार्क में हुई थी कॉन्फ्रेंस, उसमें सबसे पहले क्लीन क्लाइमेट फंड के बारे में बात की थी। ठीक है ना, बात हुई थी, जो कि डिसीजन उसका हुआ था 2016 में पे हुआ था, 2012 में हुआ था, कोप 16 में हुआ था, कोप 17 में इसकी अप्रूवल मिली थी, और उसके बाद 18 में इसको होस्ट किया गया था, ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक है, जब हम फंडिंग मैकेनिज्म्स की बात कर रहे हैं ना, क्लाइमेट फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो यूएनएफसीसी के अंडर ये फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आते हैं। सबसे पहले ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, फिर आता है ग्रीन क्लाइमेट फंड, फिर आता है अडेप्टेशन फंड, याद है हमें अभी पढ़ा अडेप्टेशन फंड। उसके बाद आता है हमारे पास स्पेशल एक फंड है इनका, लेट मी चेक विच वाज दैट, स्पेशल क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट चेंज फंड, ये भी इसी कन्वेंशन का ही हिस्सा है। और स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। ठीक है जी, तो ये 4 फंड आपको पढ़ने हैं। ये चारों फंड से जितने भी पैसे आते हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज में लगते हैं या लीस्ट डेवलप कंट्रीज में लगते हैं, ताकि आप वहां पे कार्बन एमिशंस कम कर पाए। ठीक है जी, डन डन डन, ओके। तो एक जरिया है रीडिस्ट्रीब्यूट करने का मनी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, व्हाट एल्स? ये बताइए फिर इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर क्या बनेगा इसका, दिस क्वेश्चन? जल्दी जल्दी सारे आंसर करो यार, सारे जल्दी जल्दी। कुछ भी बोलो, ABCD। वाई ए जोबन, आंसर देख लिया क्या? या आंसर इज वन ओनली। वाई? बिकॉज दिस इज कम्स अंडर व्हाट? क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है ना, दिस कम्स अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। अगर यहाँ पे UNFCCC भी लिखा होता तो भी आंसर ठीक होता। ठीक है, क्योंकि UNFCCC के अंडर ही ये चल रहा है सारा कुछ। ठीक है, तो ये बॉडीज के अंडर नहीं है। ठीक है, इट इज ओनली, ओके। सो दोहा 2012 में हुई थी, ये हमें पता है। दोहा जो COP 18 है वो 2012 में हुई थी, उसमें हमने सेकंड कमिटमेंट पीरियड की बात की गई थी। तो इसमें इतनी कंट्रीज ने पार्ट ही नहीं लिया, इसके कारण ये फेलियर रहा एक तरह से। ठीक है ना, ओके।
नाउ आगे चलते हैं हम। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है डेवलपर्स। बेसिकली हमारी बात अभी कहाँ पे बात होती है, वारसा क्लाइमेट चेंज पास कॉन्फ्रेंस जो 2013 में हुई थी, यानी कि 12 दोहा के बाद जो वारसा हुई थी, क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, उसमें सबसे पहले ये टर्म यूज की गई है, इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है जी, इसको वारसा मैकेनिज्म का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, ओके, गुड। अब ये बात क्यों होती है इंटेंडेड नेशनल डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस की, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बात इसीलिए होती है क्योंकि डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग जो डिबेट चल रही थी हमारी ऑलरेडी, ठीक है ना, क्योटो प्रोटोकॉल में, जो कि इसके सेकंड कमिटमेंट पीरियड के फेलियर का कारण भी बनी कि भाई सारा खर्चा हम क्यों उठाएं। यूएसए सीधा एक ही बात करता है कि भैया वाई अस, ठीक है ना, कि हम इतना पैसा क्यों उठाएं जबकि जो सबसे ज्यादा मीट रहा है वो चाइना और इंडिया बनने जा रहा है अगली सदी में, तो हम क्यों सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बने, उनको भी बोलो कि आप मिशन रिडक्शन करो। ठीक है ना, बट इंडिया का ये कंटेंशन है कि क्योंकि हमारा प्राइमरी गोल है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना, ठीक है ना, पॉवर्टी, एक्सट्रीम हंगर, जो हमारे एस डी चीज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको रिड्यूस करना हमारा रोल है। ठीक है ना, तो जैसे हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो पर कैपिटा पॉपुलेशन, जो पर कैपिटा जो पोल्यूशन लेवल है वो भी इंक्रीज होएगा, उसके कारण हमारी इमिशन करने की जो रीजन है वो भी इंक्रीज होएगी। तो इंडिया का ये कंटेंशन है कि हमारा प्राइम गोल है पॉवर्टी रिमूवल, और इसके कारणवश जैसे जैसे लोगों में क्या कहते हैं पॉवर्टी से ऊपर आएंगे, उनकी जो कंजप्शन पैटर्न है वो बढ़ेगी, उसके कारण कार्बन एमिशन भी बढ़ेगा। ठीक है ना, गुड गुड। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर आप इतना ज्यादा नहीं कर सकते हो, मतलब आप हमारे ऊपर ये नहीं बोल सकते हो कि आप पोल्यूशन ना करो जी, आप पॉवर्टी ना रिड्यूस करो जी। तो ये चीज बोली गई थी, ये इंडिया की कंटेंशन है। तो इन चीजों को दूर करने के लिए अब क्या कर दिया, और एक क्योटो प्रोटोकॉल के हमने ये भी पढ़ा था कि भैया आपको डेवलप कंट्रीज को उन्होंने ज्यादा मैक्सिमम बोला था कि आप ज्यादा कंट्रीब्यूट करो पैसे, है ना। इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए अब जो पेरिस एग्रीमेंट है या वहां पे है इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी कि आप अपने अनुसार, स्वाद अनुसार, जैसे अगर हम बात करें तो अपना अपने मूड के हिसाब से, अपनी 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 मतलब उसकी औकात के हिसाब से आप अपना नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन हमें दो, हम क्या करेंगे, यानी कि जो पेरिस एग्रीमेंट जो साइन किए पार्टीज वो क्या करेंगी, वो सिर्फ थर्ड पार्टी से चेक करवा लिया करेंगे कि भैया आपने इतना बोला था, आपने करा के नहीं करा। ठीक है, कोई पेनल्टी नहीं लगा करेगी जैसा क्योटो प्रोटोकॉल में था, ठीक है, वो नहीं लगा करेगी अब। तो ये सबसे पहले बात होती है लीमा कॉन्फ्रेंस में, सॉरी 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 नॉट वारसा कॉन्फ्रेंस में, इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस की। ठीक है, 2015 में जो साइन हुए हैं फाइनली जाके। ठीक है जी, अब क्या बोल रहे हैं ये देखो, सेम टू सेम, इंडिया सेज कार्बन एमिशन विल ग्रो एज इट स्ट्राइव्स टू बीट पॉवर्टी। अब इंडिया का नेशनल डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन क्या करा, क्योंकि चाइना ने किया फिर इंडिया को भी करना पड़ा। इंडिया का नेशनल डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन क्या था या वो क्या था, क्योंकि इंडिया बोल रहा है कि चाइना ने ऑलरेडी कमिट कर दिया है कि हम 2030 तक आते आते पीक पे पहुंच जाएंगे अपनी कार्बन एमिशन के, उसके बाद हमने डिक्रीज करना है, ये हमारा कमिटमेंट पीरियड है, ये उनका नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन है। ठीक है ना, 2030 तक कहते हैं हम पीक में पहुंचेंगे और उसके बाद हमने डिक्रीज करना स्टार्ट करना है। इंडिया कह रहा है कि हमारी तो पॉपुलेशन ही भी बढ़ रही है, तो हमारा तो सबसे ज्यादा इंक्रीज होएगा ही होएगा, तो ऐसा कमिटमेंट पीरियड नहीं बोल सकते कि आप 2030 के बाद या 2040 के बाद, नहीं, हम ये बोल ही नहीं सकते ये सारा कुछ। तो इंडिया का ये इशू भी है, इंडिया की ये पोजीशन भी है ड्यू टू कि इतना सारा कुछ होने के बाद, कि हमारे पास अभी तक कोई आप टाइम फ्रेम नहीं दे सकते हैं आपको कि भाई इतने टाइम के बाद हमारे पास पॉपुलेशन जो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद हम कार्बन एमिशन कम कर देंगे। तो ये बात अभी इंडिया नहीं मान रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज की, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं, देन वी विल फिनिश अप टुडे।
इसमें सबसे पहले बात कही गई कि भैया जी जितने भी मेजर पोल्यूटर हैं वो अपने हिसाब से स्वाद अनुसार वॉलंटरली बेसिस पे अपना क्या करें, एक लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एग्रीमेंट साइन करें क्लाइमेट चेंज पे 2015 में, जो कि इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुका है अभी 2020 से। आफ्टर 31 दिसंबर 2020 के बाद जो शुरू होने वाला था वो अब लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, यूनिवर्सल एग्रीमेंट होगा। लीगली बाइंडिंग क्यों बोला गया? क्योंकि आप खुद मना रहे हो तो अपने स्वाद अनुसार लीगली बाइंडिंग जितना मर्जी कर सकते हो, वो बोल सकते हो, ठीक है। नो डिटेल टाइम टेबल और कंट्री स्पेसिफिक गोल्स, याद है ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था क्योटो प्रोटोकॉल का। उसमें डेवलप्ड कंट्रीज था और एक टाइम टेबल था हमारे पास 2008 से 2012 और 2013 से 2020, दो कमिटमेंट पीरियड थे। तो कोई टाइम टेबल नहीं रखा गया यहाँ पे, कितने टाइम में आपको अचीव करना है ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी टाइम दे सकते हो उनको। कंट्री स्पेसिफिक गोल्स होया करेंगे, यहाँ पे कंट्री स्पेसिफिक गोल नहीं थे क्योटो प्रोटोकॉल में, कंट्री स्पेसिफिक नहीं थे। डेवलप कंट्री में अगर आप आते हो तो आपके पास ये क्राइटेरिया होते थे। तो कंट्री स्पेसिफिक गोल्स अब आपके पास आ जाएंगे पेरिस एग्रीमेंट में एज अपोज टू क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है जी। ये चीजें मेन हो जाएंगी। व्हाट एल्स इज देयर? पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है ना, दैट केम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 2016, ठीक है ना। ये जब पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था तो एक कंडीशन रखी गई थी कि कब इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो ये बोला गया था कि रेटिफाई होना चाहिए एटलीस्ट बाय 55 कंट्रीज एंड 55 जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हो 55% ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशन, ठीक है ना। तो जब ये दोनों टारगेट अचीव हो गए तब से हम मानते हैं कि भैया जी पेरिस एग्रीमेंट शुरू हो चुका है। और ये कब हुए? 2016 में, नवंबर 2016 में, ठीक है। तो अभी तक 195 कंट्रीज टुडे साइन कर चुके हैं और रेटिफाई कर, सिग्नेटरीज हैं 195 कंट्रीज। इंडिया ने रेटिफाई कर दिया है, 180 से ज्यादा कंट्रीज रेटिफाई कर चुके हैं। इंडिया ने 2016 में साइन एंड रेटिफाइड दिस प्रोसेस, ठीक है ना। रेटिफिकेशन क्या होती है ये देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। इसके हिसाब से पेरिस क्लाइमेट चेंज के हिसाब से ध्यान से वर्ड सुनना, इसमें क्या बोला गया कि टू सेट ए गोल ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। वेल बिलो यानी कि ये नहीं बोला गया कि 1.5 भी करना है, आप 1.9 भी रख सकते हो, 8 भी रख सकते हो, 1.2 भी रख सकते हो, 1.1 भी रख सकते हो, ये आप पे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। बट उन्होंने यहाँ पे देखो ना वेल बिलो कर दिया, तो टाइम लिमिट कोई सेट नहीं की है, कोई ये कितने टाइम में अचीव होगा ये नहीं बोला गया है कि, बट ओवरऑल गोल दे दिया गया है कि 2 डिग्री से कम में होगा, ठीक है। ओके, सेकंड थिंग था जीरो नेट एंथ्रोपोजेनिक की ग्रीन हाउस गैस टू रीच ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 21st सेंचुरी। यानी कि नेट कार्बन एमिशन जीरो होना चाहिए किसी भी कंट्री का सेकंड पीरियड ऑफ 21st सेंचुरी, यानी कि 2050 के बाद में, ठीक है ना। अच्छा ये भी लिखा गया कि अच्छा गोल तो ये भी है कि आपको 1.5 डिग्री से भी कम में रखना है तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये नहीं बोला गया कि रखो, ये बोला गया कि बढ़िया रखो, अगर रखते हो तो बहुत बढ़िया लगेगा हमें, ठीक है ना। तो ये बोला गया, ये भी बोला गया कि $100 बिलियन आपको प्रतिवर्ष जो है वो क्लाइमेट फाइनेंस में डालने पड़ेंगे 2020 के बाद 2025 तक, तभी आप ये टारगेट अचीव कर पाओगे। जो सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन है वो यही है। कोई भी कंट्री इतने पैसे देने के लिए मान नहीं रहा, ये एक कंट्री नहीं, ये सारे कंट्रीज की बात कर रहे हैं, डेवलप कंट्रीज की बात कर रहे हैं। पर डेवलप कंट्रीज इतना फाइनेंस अभी हमारे पास दे नहीं पाए हैं मिटिगेशन के लिए, तो ये सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन अभी बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद यूएसए का क्या स्टेटस है? यूएसए ने अभी नवंबर 2020 तक इनके पास टाइम था, ठीक है। तो अभी क्योंकि उनकी सरकार चेंज हो गई थी तो सबसे पहला काम जो बाइडेन ने किया था वो यही किया था कि वापस लेके आए हैं रेटिफाई कराने के लिए ये सिग्नेटरी को, ठीक है। 2017 में जो इसने ट्रंप ने बिल्कुल बाहर कर दिया था कि हम इसमें नहीं रखेंगे, पेरिस क्लाइमेट से बाहर निकल आए थे, तो 2020 में उन्होंने ये काम कर दिया था। एक
और भी इसमें 2015 में यूएनएफसीसी सेक्रेटेरिएट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। ठीक है, 2015 में उसमें क्या बोला गया है कि क्लाइमेट न्यूट्रल करना पड़ेगा आपको, यानी कि अपनी नेट कार्बन एमिशन जीरो करनी पड़ेगी, जीरो नेट कार्बन एमिशन। ठीक है, बाय मिड सेंचुरी। ये प्रोग्राम को तवज्जो देने के लिए अलग से प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। उसमें ये चीज़ें की गई हैं, 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहले तो मेजर करो अपना क्लाइमेट फुटप्रिंट कितना है आपका, फिर रिड्यूस करो जितना पॉसिबल हो सकता है, फिर ऑफसेट करो मिशन रिडक्शन प्रोग्राम से। ठीक है, तो मिशन रिडक्शन प्रोग्राम से भी कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आया था 2016 में। बताइए कौन सा उत्तर ठीक है इसमें से। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछती है। लेट मी ये कौन से थे, लेट मी चेक, एक मिनट, जस्ट कहाँ से गया क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन। ओके, ये था क्वेश्चन। तो लेट मी राइट दिस क्वेश्चन आउट। चलो ये हम कल क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। सो गाइस, वी विल मीट ऑन डे आफ्टर टुमारो, ओके, एंड वी विल फिनिश अप विद दिस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, वी हैव कम मेजोरिटीली हमने कम खत्म कर दिया है। कन्वेंशंस हमारी ऑलमोस्ट डन है। एक वेस्ट मैनेजमेंट पे हमारी कन्वेंशंस रहती हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, एंड वी हैव डन क्योटो प्रोटोकॉल, वी हैव डन पेरिस एग्रीमेंट, व्हाट आर द इंडियाज, हाँ सॉरी, एक चीज रह गई है, इंडियाज नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन। इंडियाज नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन कौन कौन से हैं और किस तरह से हम उनको अचीव करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा, ठीक है, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। ओके, उसका यार वेरी गुड, वेरी गुड, you got the first option right. Okay, so we will meet day after tomorrow. Okay, and we will discuss these things. Okay, bye guys, and your test is almost ready. ठीक है, थर्सडे को मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से, और आपसे लिंक शेयर करूंगा कि किस तरह से आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है ऐप। यू कैन डू register on the app, you need to register on the app, and then you can by Friday you will be able to give the test. Okay, Thursday let me share you कि क्या क्या हमने डाला है उस ग्रुप में। ठीक है जी, बाय बाय guys, and by Friday you will be able to give the test. Friday is a test day. Okay, bye bye guys.